हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 6 त्रिभुज। इसमें हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में समझेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं थेल्स प्रमेय, या इसको हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में समरूपता के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि बहुभुज, चतुर्भुज या त्रिभुज की समरूपता कैसे सिद्ध करते हैं। तो आकार समान हो और आमा भिन्न हो तो उसे हम समरूप आकृति कहेंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात कहेंगे तो दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हो, समान हो, और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण समान होते हैं उनको समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं। और एक गणितज्ञ थे थेल्स, जिन्होंने बताया कि समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज जिनके कोण समान हैं, उनकी संगत भुजाएं भी सदैव समानुपात में होती है। और इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। तो हम उसी को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी बुक में प्रमेय 6.1। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये उन्होंने प्रमेय दिया, हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए क्या कहा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी इस भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींची DE। ये जो DE है, ये एक रेखा खींची तो ये AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, यानी अगर आप रेखा खींचोगे तो ये तो आगे तक होगी। ठीक है ना, एक रेखा खींची तो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो हमने इधर का हटा दी। ठीक है ना। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये वाली और ये वाली AB और AC विभाजित हुई तो इनका अनुपात यानी AB बटा DB और AE बटा EC समान है, समान अनुपात है इनका। AD बटा AB बराबर है किसके, AE बटा EC के। ये सिद्ध करना है, तो स्टार्ट करते हैं। जब प्रमेय होता है तो सबसे पहले लिखा जाता है उत्पत्ति, फिर सिद्ध करना है। प्रमेय को लिखने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो ये है उत्पत्ति। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये त्रिभुज बनाया, एक भुजा BC के समांतर ये D है जो AB को D और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम करेंगे क्या, B को E से मिला देंगे और ये C को D से मिला देंगे। तो हमने ये मिला दिया। ठीक है, ये आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना। तो हम लिख लेते हैं। तो उत्पत्ति में हमारे पास जो होता है वो पहले लिखते हैं। पहले क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। तो हम लिखे एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, BC के समांतर रेखा DE है। पहले ये रेखा ही थी, अब इतना खंड बचा जो AB व AC को क्रमशः D व E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है। BC के समांतर, ये BC के समांतर रेखा D है जो AB व AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ठीक है, इसको काटती है भी लिख सकते हो, प्रतिच्छेद करती है भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट क्या होगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो बताना है हमको। सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा, ये D बिंदु और E बिंदु AB को और EC को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB इनका अनुपात बराबर है AE बटा EC के, इस अनुपात के ये बराबर है। ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है,
तो ये चीज कर दी, एक उत्पत्ति लिख दी, दूसरा सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करना। देखिए हमने क्या किया था, ये सी डी को और ई बी को मिलाया, तो हम वही लिखते हैं, बिंदु सी व डी तथा बी व ई को मिलाते हैं। हमने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। ठीक है, एक काम ये किया। दूसरा काम क्या करेंगे, हम ये ए है ना, या ए सी बोल लो, ये ए और ये ऐसी एक ही है, लाइन तो एक ही है, ये थोड़ी एक्सटेंड है, तो इस पर एक लंब खींचेंगे। तो हमने कि लंब खींचा और इसको यहाँ पे एम नाम दिया, ये लंब खींचा एक। तो हम लिखेंगे, हमने क्या किया, सी डी को और बीई को मिलाया तथा डी एम एक लंब है, किस पर, लंब का साइन ये होता है, इसको या तो ए ही बोल दो या ए सी बोल दो, एक ही चीज है, तो ए सी लिख देते हैं, ए सी। तथा एक लंब हम इस वाली लाइन पे खींचेंगे, या तो ए डी बोलो या ए बी बोलो, पर इस पर एक लंब हमने ये खींचा, यानी यहां से ऐसा खींचो कि उस पर बिल्कुल लंब हो, ऐसा। ठीक है, देखने में बिल्कुल लंब लगना चाहिए, और इसको नाम दिया एन। ठीक है, तथा इसको बोलेंगे ई एन लंब ए बी की रचना की। तो हमने ये दो काम के लिए, एक तो सी को डी से और बी को ई से मिला दिया, ठीक है, और एक लंब की रचना की, ए बी पर ई एन और ए सी पर डी एम। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में, ये जो त्रिभुज है ए डी ई, ये नीचे का छोड़ दे तो ये एक त्रिभुज बन गया ऊपर वाला। ठीक है, या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। देखो ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको इसे ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो त्रिभुज के इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, आपने 9वीं क्लास में देखा होगा कि इसको लिखने का तरीका ये होता है, यानी त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल इतना जो लिखते हैं ना बार बार, उसको हम ए आर ए डी ई ब्रैकेट में ए डी लिखकर भी शो कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ए आर ए डी ई इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आधार क्या है, हमने इसको ए बी को आधार माना। ठीक है, तो ए बी को आधार मानोगे, ए बी आधार, तो आपका ऊंचाई क्या होगी, ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, ये त्रिभुज की ऊंचाई, ये इस तरह से त्रिभुज बन गया। हमने इसको आधार माना तो हम इसको ऊंचाई करेंगे, यानी इसको ऐसा करके देखेंगे तो ऊंचाई हम इसको मानेंगे। अगर आधार ये है तो लंब इस पर ये वाला है तो इसको ऊंचाई मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी इंटू ई एन। ठीक है, ये एक मिल गया। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक, अब मैं इसको इरेज करूंगी, यानी एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ये आप इसको ए बी नहीं लिख के ए डी लिखिए, तो ए डी इंटू ई एन, है ना।
क्योंकि क्या होता है, ये भी मैंने नीचे जो लिखा था ये भी लिख दिया था। तो ये पूरी भुजा तो ये एक्सटेंड होती है, लेकिन हम क्योंकि त्रिभुज ए डी ई की बात कर रहे हैं तो आधार हमारा होगा ए डी और हमारा जो लंब होगा वो होगा ई एन। तो ये होगा ए डी इंटू ई एन। इसी प्रकार ए आर, अब हमने जैसे अभी एडी की बात की थी, ये आधार था और ये ऊंचाई थी। अब हम करेंगे त्रिभुज बी डी ई की बात, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यहां से ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज बी डी ई में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये ए आर दिखाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या होगा? हम ये वाला मानेंगे, इसको आधार मानेंगे। ठीक है, आधार क्या होगा? डी बी गुणित, अब ऊंचाई चाहिए तो देखिए ये वाला त्रिभुज कैसा है? ऐसा है, डी बी ई ये है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये थोड़ा सा इस तरह से है, खड़ा नहीं, ऐसा है ना, ये इस तरह का है। तो इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये, क्योंकि ये भी लाइन तिरछी है, ये सीधी नहीं है, ये ऐसी लाइन है, तो इसकी ऊंचाई तो ऐसे हमको बनानी पड़ेगी। इसलिए ये त्रिभुज है ना, इसकी ऊंचाई भी ये ई एन होगी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? ई एन, है ना, क्योंकि ये ऐसा है ऐसा। तो इस ये जो है ना, है तो थोड़ी तिरछी, इसलिए इस पर एक लंब जो डला है ये वाला ई एन, यही इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होगी? ये ई एन से पता चलेगी, है ना। तो ये ई एन, इस त्रिभुज की ऊंचाई ई एन। जब ऐसा हो, थोड़ा तिरछा त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी ऊंचाई हमको नहीं पता चलती, तो हमको ये लाइन को एक्सटेंड करके इस पर ऐसे लंब डालो, तो ये एक्चुअली इसकी ऊंचाई होती है। क्योंकि ऊंचाई हम कैसे नापते? बिल्कुल सीधा खड़ा करके हम ऊंचाई नापते, किसी को तिरछा करके आप ऊंचाई किसी की नहीं नापोगे। किसी बच्चे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो उसको से तिरछा करके तो आप ऊंचाई नहीं ज्ञात करते, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करते हो फिर ऊंचाई ज्ञात करते हो। इसलिए ये जो लंब है ना, इसको खींचकर ही त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो ये ऊंचाई होगी ई एन। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब फिर से हम क्या करेंगे? ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो, ये त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये एडी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? ये एन ई। ठीक है, लेकिन अगर हम एम ए ई को अगर आधार मानेंगे, इसको भी तो आधार मान सकते हैं, तो ऊंचाई हमारी क्या होगी? ये, क्योंकि ये भी तो लंब है, ये त्रिभुज ऐसा है, तो हमने इसको आधार मान लिया तो ये ऊंचाई हो जाएगी। हम अगर इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगी, और इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई होगी, क्योंकि ये क्या होगी? इसके बराबर। जैसे कि हमने इसको एक्सटेंड करके निकाला, ये वाली ऊंचाई ना इसी ऊंचाई के बराबर होगी। तो ऑलरेडी हमारे पास ई एम एक लंब था, इसलिए हमने ये वाली जो डी बी डी ई के लिए इसी को लंब को ऊंचाई माना था। लेकिन इस केस में हमारे पास अंदर है, तो ए हम आधार मानेंगे और डीएम को ऊंचाई। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते, एक तो एडी को आधार मान के, दूसरा ए को आधार मान के। तो 1/2 आधार क्या होगा? ए ई। तो ऊंचाई क्या होगी? डीएम। ठीक है, ये ऊंचाई होगी। अब अगर अब हमने क्या किया था, इसको ऊंचाई मानी, तो जिस तरह से हमने डी ई बी निकाला क्षेत्रफल, हम वैसे ही त्रिभुज सी डी ई का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, तो ये क्या होगा? 1/2। इसमें आधार क्या होगा? सी डी, इसको आधार मानेंगे तो ये डीएम क्या होगी? ऊंचाई हो जाएगी, है ना। अब की बार ये ऐसा है ना, तो ये इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाकर ये जो लंब है
तो ये क्या है, आधार हो जाएगा, और इसको बढ़ाकर हम ये ऊंचाई बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लंब को ऊंचाई मान लेंगे, यानी सीई या ईसी बोल दो, ईसी इंटू ये डीएम लंब क्या होगा, ऊंचाई, तो ये हो जाएगा डीएम ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ए आर इंटू ए डी ई बटे ए आर इंटू बी डी ई, इसको इससे भाग दे दिया, तो हमको इन दोनों को भी देना पड़ेगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटे 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ई एन से कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए आर इंटू ए डी ई, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए डी बटे डी बी। ठीक है, तो ये हमको एक समीकरण मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई, है ना। अब जैसे हमने इसको इससे डिवाइड किया था, है ना, त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल से डिवाइड किया, तो ये मिला। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये भी तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को त्रिभुज सीडीई के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जैसे आप इसको इससे किया, ये यहाँ पर करा मैंने, है ना, तो अब मैं ये इरेज कर रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्या है, ए आर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या था, 1/2 ए इंटू क्या था, डीएम, है ना, यही था, बटे होगा 1/2 इंटू ये होगा ईसी इंटू ये भी डीएम होगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल और ये डीएम से डीएम कैंसिल, तो ये क्या होगा, ए आर ए डी ई बटे ए आर सी डी ई बराबर क्या होगा, ए ई बटे ए सी। तो ये हमको क्या मिल गया, दूसरा समीकरण, है ना। हमने एक समीकरण बनाया था, ये मैंने पहले कर दिया था, है ना, तो उससे पहला समीकरण मिल गया, ए डी ई बटे बी डी ई इक्वल टू क्या होगा, ए डी बटे डी बी, यानी ए डी बटे डी बी मिल गया। दूसरा समीकरण हमने ये त्रिभुज के साथ ये वाला त्रिभुज लिया, तो हमको मिल गया ए ई बटे ए सी, यानी ए ई बटे ई सी मिल गया, सॉरी ये ई सी है, ई सी है ना, एक मिल गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये तो आपने लिया होगा समीकरण, तो आप देखोगे ये हमको एक समीकरण मिल गया एक, और ये समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये जो समीकरण त्रिभुज है डी ई, ये बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज ये वाला सी डी ई एक ही आधार पर है, यानी ये वाला त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज इसमें ये वाली लाइन है, एक इसको आधार मान लो, और त्रिभुज सी डी ई इसमें भी ये वाली लाइन कॉमन है। देखो ये ऐसा है ना, तो ये तो कॉमन है दोनों में, है ना, तो ये एक ही आधार लिख देते हैं, एक ही आधार डी ई पर है ना, इसमें आधार डी दोनों में एक ही है ना, ये देखो बी बिंदु ये सी बिंदु, ये डी और ई, तो ये डी दोनों में है, एक बार इसके लिए
और एक बार ये वाले के लिए। तो ये डी दोनों में एक ही आधार है, एक जिस। और ये जो त्रिभुज है ये वाला बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में ना, इन लाइनों के बीच में बने हैं। एक तो डी और बी सी के बीच बने हैं, है ना। तथा समांतर रेखा या समांतर भुजा लिख सकते हैं, क्योंकि वो त्रिभुज की भुजा है। डीई बीसी के बीच है, स्थित है, ठीक है ना। ये ऐसा है ना, ये जो बी डी ई और सी डी ई ये दोनों एक ही आधार पे है, तथा दो सेम समांतर लाइनों के बीच में ना, डी और बी सी के बीच दोनों में स्थित है। इसलिए त्रिभुज, इसलिए बी डी ई का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा सी डी ई के क्षेत्रफल के। यानी जो लिखा है ना, एरिया ऑफ सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल, है ना। यानी कि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ सी डी ई, है ना। बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है सी डी ई का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, तीसरा समीकरण, ठीक। समीकरण, एक समीकरण यहाँ था जो मिटाया, समीकरण 1, 2 पर 3 से। देखो ये बी डी बराबर है सी डी, तो ये देखो सी डी ई की जगह बी डी भी लिख सकते हैं, है ना। पहले जो समीकरण 1 था वो क्या था, ये इसको हटाती हूँ, यहाँ समीकरण 1 लिख देती हूँ। पहला जो समीकरण था वो था ए डी बी डी ई बी, ये था, ये समीकरण 1 था जो मैंने यहाँ से बिठाया। फिर हमने वैसी प्रोसेस की समीकरण को 2 मिल गया और फिर हमको ये समीकरण 3 मिल गया। अब देखो सी डी ई बी डी, देखो ये समीकरण 1 था, है ना, जो मैंने नीचे लिखा था मिटा दिया। फिर समीकरण ये 2 हमको मिल गया था सेम प्रोसीजर से, है ना। हमने त्रिभुज एडी को बीडी से भाग दिया था, इसलिए हमको मिल गया। वैसे हम त्रिभुज एडी को सीडी से भाग दिया तो हमको समीकरण ये मिल गया। अब हमको ये पता चल गया कि दोनों एक ही आधार पर है और दोनों सेम समांतर भुजाओं के बीच में है। यानी दोनों की समांतर भुजाएं जहाँ पर ये है वो दोनों सेम समांतर भुजाओं के बीच में, एक ही समांतर भुजाओं के बीच में। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा सीडी के क्षेत्रफल से। यानी ये बीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा सीडी से। तो ये दोनों एक ही तो चीज है, एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। इसलिए ये जब बीडी और सीडी बराबर है तो ये पूरा राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एडी है, ये भी एडी है, और ये बीडी बराबर है सीडी के, तो ये पूरा बराबर, ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, है ना। तो इसलिए एडी बराबर होगा डीबी, बराबर होगा एई बटे ईसी के, ठीक है ना। आप ये बी डी ई के बराबर जगह सी डी ई लिख दो तो भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो एक ही चीज है। ऊपर वाला त्रिभुज है और ये नीचे वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे तो ये भी बराबर होगा, ये बराबर होगा। इसलिए हमको मिल गया त्रिभुज 1 2 3 से, है ना। इससे ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो समांतर भुजा है, ये समांतर जो रेखा हमने खींची है बीसी के समांतर जो रेखा खींची है डी ई, वो ए
बी को डी बिंदु पर और ए ई को सी बिंदु पर जब विभाजित करते हैं तो ए डी बटे डी बी यानी कि इस भुजा का अनुपात और ए ई बटे ई सी ये अनुपात मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, मतलब डी जो है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि रेखा डी जो कि बीसी के समांतर है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। और यही क्या था, हमको सिद्ध करना था, है ना, यही सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है। ठीक, इसको त्रिभुज पर एक बार और समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाया है इस तरह से, फिर हमको कहा है कि एक भुजा लेंगे बीसी, एक रेखा लेंगे, वो किसी एक भुजा के समांतर खींचेंगे। तो बीसी के समांतर हमने एक बीडी रेखा खींची, ठीक है। ये बीडी ने ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद किया, है ना। तो हम हमारे पास इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। इस तरह से हमने क्या किया, बी को ई से और डी को सी से मिला दिया। फिर क्या किया, ये ए ई पर एक लंब खींचा डी एम, और ये ए डी पर एक लंब खींचा एन ई, ये खींच लिया। अब हमने त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिया, आधार एडी माना और ई एन को लंब माना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया, बी डी ई लिया, है ना। तो आधार हम डी बी को मानेंगे, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ई है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। फिर हमने क्या किया, अगेन त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल लिया, तो अब की बार हमने ए को क्या माना, आधार, फिर उससे हमको डी एम क्या बन गया, हमारा ऊंचाई। तो ये हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाया। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज सी डी ई लिया, इसका भी क्षेत्रफल निकाला, तो इसके लिए हमने ई सी को क्या माना, आधार, तो ऊंचाई क्या बन गई है, डी एम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो दोनों पहले वाले ये वाला और ये वाला, इन दो इससे इसको भाग दे दिया, तो हमारे पास ये पहला समीकरण मिल गया, है ना। फिर हमने क्या किया, वापस ही जो ए डी ई को ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दिया, सी डी ई के त्रिभुज से क्षेत्रफल से भाग दिया, यानी ये ए डी ई को सी डी ई से भाग दिया, तो हमको ये पोर्शन मिल गया। ये वाला तो समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब हमने देखा कि जो बी डी ई है ये वाला त्रिभुज और सी डी ई ये वाला त्रिभुज, ये सेम आधार पे यानी इस पर है, दोनों के लिए आधार तो सेम है, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये वाली भुजा तो आधार बन गई। और ये दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच में बने हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना, दो समांतर लाइनों के बीच बने हैं, सेम समांतर लाइन है, दोनों एक ही समांतर लाइन है ना। इसलिए क्या होगा कि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अगर ये दोनों बराबर है तो बी डी ई और सी डी बराबर है, तो क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज थी, ए डी बटे था डी बी ई और ये डी बटे था सी डी, तो सी डी और बी डी बराबर हो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर होगा तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी ये भी तो बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1 2 3 से इससे इससे और इससे तीनों को मिला देंगे तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी कि जो समांतर भुजा है बीसी की समांतर भुजा डी ई, ये ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो आई होप कि ये एथेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना। और भी जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड होंगे, तो आशा करती हूँ ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।